वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे यूनिट 6 का। इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक के बारे में अगर बात किया जाए तो इस टाइम पे जैसे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल, जैसे कि आपका सीबीएसई स्कूल हो गया, फिर आईएससी स्कूल हो गया, स्टेट बोर्ड हो गए। वैसे ही पहले के ज़माने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल रहते थे और वो क्या बिलीव करते थे, इस चीज़ से वो अपना नॉलेज गेन करते थे, वही इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए लॉजिक के बारे में, तो जो नॉलेज होता था, जो टाइप्स ऑफ स्कूल्स होते थे, वो दो प्रकार के होते थे। एक था आपका ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स जिनको आस्तिक कहा जाता था, और दूसरे होते थे आपके हेट्रोडॉक्स हेट्रोडॉक्स जिन्हें आपका नास्तिक कहा जाता था। अब ये ऑर्थोडॉक्स या फिर आस्तिक वो थे जो वेदास को परम ज्ञान मानते थे कि वेदास में जो नॉलेज है वो सही है और दूसरा कोई चीज है वो गलत है। वेदास इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर देम। और अगर हेट्रोडॉक्स में देखा जाए तो हेट्रोडॉक्स आपके वेदास को नहीं मानते थे। तो यही है दो प्रकार के स्कूल, एक है आपका ऑर्थोडॉक्स और एक है आपका हेट्रोडॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्थोडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोडॉक्स को आस्तिक कहा जाता था और इसमें आपके 6 स्कूल्स थे। इसके अंदर 6 स्कूल थे। पहले आपका न्याय फिलोसफी, फिर है आपका वैशेषिक फिलोसफी, फिर है पूर्व मीमांसा, फिर है सांख्य फिलोसफी, योगा फिलोसफी, और लास्ट में है आपका उत्तर मीमांसा, जिसे बहुत जगह में वेदांता स्कूल भी कहा जाता है। तो ये 6 स्कूल आपको याद करने नहीं होंगे। इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे ये सब कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ नाम याद रखिए, न्याय, वशिष्ठा, पूर्व, सांख्या, योगा और उत्तरा मीमांसा या फिर वेदांता कहा जाता है। अब देखेंगे अनऑर्थोडॉक्स के बारे में। ये कौन थे? तो ये वो थे जो वेदास पे यकीन नहीं करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था नास्तिक। इसमें कौन कौन है? इसमें बुद्धिस्ट, जैनिज्म और चार्वाका। तो इसे याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। बुद्धिज्म, जैनिज्म तो हम लोग को सबको ही पता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स है, और तीसरा ऐड हो गया सिर्फ चार्वाका। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए कि इन स्कूलों में से कौन सा ऑर्थोडॉक्स है या फिर कौन सा अनऑर्थोडॉक्स है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं सिर्फ बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाका आपके अनऑर्थोडॉक्स है, और बाकी अगर कोई भी स्कूल आया आपका तो फिर वो सब ऑर्थोडॉक्स है। तो सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स में पढ़ेंगे न्याय फिलोसफी के बारे में। न्याय फिलोसफी न्याय फिलोसफी के बारे में अगर बताया जाए तो हमारे जो एग्जाम होता है एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम, उसमें सबसे ज्यादा आता है न्याय फिलोसफी से। तो अगर न्याय फिलोसफी की बात की जाए तो उसे स्टार्ट किया था आपके गौतम ऋषि ने। न्याय फिलोसफी जो स्टार्ट किया था वो किया था गौतम ऋषि ने। और इसमें जो भी नॉलेज मिलता है या फिर जो भी प्रमाण होते हैं वो 4 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। अब प्रमाण का अगर इजी तरीके से समझा जाए तो प्रमाण क्या होते थे? प्रमाण वो सब होते थे जिनसे कोई स्कूल अपना नॉलेज गेन करता था। तो सोर्स ऑफ नॉलेज अगर कहा जाए तो वो है आपका प्रमाण। तो न्याय स्कूल में आपके 4 प्रमाण माने जाते थे। पहला है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है आप जो सामने से देखोगे, जो आप देखते हो और उस चीज से आपको नॉलेज मिलता है, वो है आपका प्रत्यक्ष। जैसे कि आपने कोई बिल्ला देखा, कैट हैज 4 legs। तो ये जो आपने बिल्ले को देखा और बिल्ले को 4 legs है, मतलब 4 पैर है उसके, तो ये जो आपको नॉलेज मिला है यही मिला है थ्रू प्रत्यक्ष। उसके बाद आएंगे आपके अनुमान पे।
सेकेंड है हम लोग का अनुमान। अनुमान में क्या होता है, हम लोग इन्फरेंस करते हैं, कोई चीज देख के समझते हैं। जैसे कि आप कोई चीज देखोगे, अगर द सॉइल इज वेट आउटसाइड, तो आप जब देखोगे कि बाहर का रास्ता और बाहर का जमीन जब भीगा हुआ है, तो वहां से आप इन्फरेंस कर सकते हो कि यहाँ पर आपका रात को रेन हुआ था, इसलिए आज सुबह को ये सब भीगा हुआ है। तो ये जो होता है इसे ही कहा जाता है नॉलेज थ्रू अनुमान। फिर आते उपमान पे। उपमान की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कंपैरिजन से नॉलेज मिलता है। मान लीजिए दो लड़के हैं, एक है आपका टॉम और दूसरा है आपका मैक्स। तो टॉम का जो हाइट है वो 2 फीट है, 2 फीट टॉल, और मैक्स का जो हाइट है वो आपका 3 फीट टॉल। तो यहां पर दोनों के कंपैरिजन से आपको क्या चीज पता चला, आपको जो नॉलेज मिला वो है आपका मैक्स इज टॉलर देन ये जो आपने नॉलेज रिसीव किया, ये आपने नॉलेज रिसीव किया थ्रू उपमान है। जब आपने दो व्यक्ति को या फिर दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया, उससे आपने नॉलेज डिराइव किया, इसी को कहा जाता है उपमान है। फिर लास्ट में आता है आपका शब्द। शब्द तो सबसे इजी है, जो वर्बल टेस्टमनी होता है। शब्द मतलब आपके बड़े जब कुछ बोलते हैं या फिर आपके दोस्त कुछ बोलते हैं, या फिर जो सबसे फेमस होता है और अभी भी देख रहे हैं आप, जो लेक्चर लिया जाता है और लेक्चर में से आपको नॉलेज जो गेन करते हैं उसी को कहा जाता है शब्द। तो न्याय फिलोसफी में कौन कौन सा प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब हम लोग देखेंगे वैशेषिक फिलोसफी के बारे में। वैशेषिक फिलोसफी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे पुराना है। जितने भी इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल है, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो, सबसे पहले आया था ये वैशेषिक फिलोसफी। वैशेषिक फिलोसफी लिखा गया था आपके कन्नड़ा लैंग्वेज में, और ये बात करता है आपके मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी के बारे में। मेटाफिजिक्स क्या होता है, मेटाफिजिक्स में हम ये देखते हैं कि हम लोग कैसे जन्म लिए थे, हम लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये दुनिया कैसे चलती है, ये सब की जो पढ़ाई है उसे कहा जाता है आपका मेटाफिजिक्स। और दूसरा अगर कहा जाए यहाँ फिर ऑन्टोलॉजी के बारे में, ऑन्टोलॉजी में क्या होता है, हम लोग कैटेगराइज करते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए कि ये दुनिया में सभी एनिमल्स है, ये दुनिया में सभी जो है वो लिविंग बीइंग है। अब लिविंग बीइंग को कैटेगराइज कैसे करेंगे, मान लीजिए ये बर्ड है, एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है। ये जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हम लोग के पढ़ाई में आसानी हो, इसे ही कहा जाता है आपका ऑन्टोलॉजी। इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रमाण होते हैं जिससे हम लोग एजुकेशन रिसीव करते हैं। तो पहला है आपका शब्द और दूसरा है आपका उपमान है। शब्द क्या है, वर्बल टेस्टिमनी, और उपमान है थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल से समझाया था, कंपैरिजन। दो व्यक्ति या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं, उससे जो नॉलेज हम लोग को मिलता है उसे कहा जाता है उपमान। जैसा कि इस उपमान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर ऑन्टोलॉजी। ये देखिए कंपेयर किया जाता है बर्ड्स, एनिमल्स और रेप्टाइल्स को, और फिर उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसके दो सोर्सेस है, एक है आपका शब्द, दूसरा है आपका उपमान।
फिर तीसरा आता है हम लोग का पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा अगर बोला जाए तो ये स्कूल स्टार्ट किया था आपके ऋषि जमिनी ने। तो ये स्कूल स्टार्ट किया था आपके ऋषि जमिनी ने, और ये स्कूल इसलिए स्टार्ट किया गया था कि वेदों में जो चीजें लिखी हुई है, जो मंत्र तंत्र लिखे हुए और कैसे रिचुअल फॉलो करना है उसको समझने के लिए। अब देखेंगे पूर्व मीमांसा किस चीज को अपना नॉलेज मानती है। तो वो चीज जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, इट मस्ट नॉट अराइज फ्रॉम डिफेक्टिव कॉज। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज हम लोग को पता नहीं है इसलिए उस चीज को सही मान ले रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट अराइज फ्रॉम डिफेक्टिव कॉज। फिर सेकेंड में इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब उस स्टेटमेंट से कोई उल्टा नहीं बोलना चाहिए या फिर कुछ उल्टा होना नहीं चाहिए, वही होता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन। तीसरा अगर देखा जाए, इट मस्ट ट्रूली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है, जो नॉलेज है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए। इसका मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पर एक बार आप लोग ये सेंटेंसेस देख लीजिए। और चौथा है नॉवेल्टी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ नॉलेज। तो नॉवेल्टी मतलब समथिंग न्यू। तो हम लोग को न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए और ऐसा नॉलेज नहीं होना चाहिए जो पहले से ही हम लोग को पता था। तो मान लीजिए एक नया नॉलेज मिला है उनको, कैट हैज 4 legs। वो हम लोग को ये सोचना होगा ये उनके लिए एक नया नॉलेज है। तब ये पहला क्लॉज कंप्लीट होता है, वो है आपका नोवेल्टी। ये उनके लिए एक नया नॉलेज है, न्यू नॉलेज, कि बिल्लों के 4 पैर होते हैं। फिर है इट मस्ट ट्रूली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। अब ये सही में बिल्लों के बारे में दिखा रहा है कि जितने बिल्ले होते हैं उसमें 4 लेग्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कैट, एंड दिस 4 legs आर रिप्रेजेंटिंग हिम। सेकेंड में क्या आता है, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बिल्ले के 4 पैर है, दूसरे बिल्ले के 3 पैर है, चौथे बिल्ले के 2 पैर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जितने बिल्ले हैं उनके 4 पैर ही होना चाहिए, तब ये नॉलेज आपका सही होगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इट मस्ट नॉट अराइज फ्रॉम डिफेक्टिव कॉज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ हम लोग को एक ही बिल्ली के बारे में पता है, दूसरे बिल्लों के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम लोग ने उसको सही मान लिया। तो ये चारों क्लॉज जब आपके सही हो जाते हैं, जब आपके नॉलेज से मिल जाते हैं, तब उससे माना जाता है कि सही नॉलेज। यही है आपका पूर्व मीमांसा। अब उसके बाद देखेंगे उत्तर मीमांसा के बारे में। उत्तर मीमांसा अगर बताया जाए तो इसे कहा जाता है भद्रयाना या फिर वेदांता। भद्रयाना और वेदांता स्कूल ऑफ नॉलेज दोनों कहा जाता है। अब ये जो उत्तर मीमांसा है, ये सिर्फ मानता है कि वेदों में जो लिखा हुआ है और हमारे होली बुक्स में लिखा हुआ है जितना ही, वही सब सही है। तो ये जितने एजुकेशन है उसे 2 हिस्से में डिवाइड करता है। एक है आपका श्रुति और दूसरा है आपका स्मृति। अब श्रुति के अंडर में कौन कौन सा नॉलेज आता है, जितने वेद है, जितने हमारे वेद है, जो 4 वेद है, उनमें जितना नॉलेज है वो सब आते हैं श्रुति से। और स्मृति कहाँ कहाँ से आता है, तो स्मृति आता है आपके भगवत गीता से, रामायण से और आपके महाभारत से। तो भद्रयाना सिर्फ 2 ही नॉलेज मानता है, एक है आपका श्रुति और दूसरा है आपका स्मृति। इसके बाद देखेंगे अनऑर्थोडॉक्स या फिर हेट्रोडॉक्स स्कूल्स के बारे में। तो अनऑर्थोडॉक्स या हेट्रोडॉक्स स्कूल के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो वेदास को नहीं मानते थे। इन्हें इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था आपके नास्तिक। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका चारवाका स्कूल।
ये चारवाका स्कूल को आपका लोकायता स्कूल भी कहा जाता था। लोकायता स्कूल का मतलब क्या होता है? लोकायता एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है इस दुनिया के इंसान। तो इसका मतलब है चारवाका जो स्कूल है वो ये मानता था जो आप सामने देख सकते हो वही सच है, जो आप छू सकते हो वही सच है और बाकी सब झूठ है। जैसे कि आपका आत्मा हो गया, भगवान हो गया, भूत हो गए, ये सभी चीजों को ये झूठ मानता था। क्यों? क्योंकि इन्हें हम लोग सेंस नहीं कर सकते, या फिर अपने सेंस तो कर सकते हैं पर अपने सामने से नहीं देख सकते और इन्हें छू नहीं सकते। तो चारवाका किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था आपके ऋषि बृहस्पति ने। चारवाका स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट किया था आपके ऋषि बृहस्पति ने। और ये सिर्फ एक ही चीज को मानता है, वो है प्रत्यक्ष, जो आप अपने सामने देख सकते हो। जो आप अपने सामने देख सकते हो वही सच है और बाकी सब झूठ है। इसी सोच पे एक किताब लिखा गया था जो कि था कौटिल्यस का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य थे आपके चाणक्य। और अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है राजा को कैसा होना चाहिए, उसे अपनी आर्मी कैसे संभालनी चाहिए, लड़ाई के वक्त उसे आर्मी को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। तो जो सब चीज रियल लाइफ में होता है, जो सब चीज हम लोग सामने से देख सकते हैं, उनके बारे में ये किताब लिखा गया है। तो इसलिए इसका एक एग्जाम्पल है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर अगले स्कूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके जैनिज्म। तो जैनिज्म के बारे में अगर बात किया जाए तो जैनिज्म मानता था कि जितने ज्ञान होता है, जितना नॉलेज होता है, उसे अचीव करने के दो प्रकार होते हैं। एक है आपका मीडिएट और दूसरा प्रकार है आपका इमीडिएट। मीडिएट को कहा जाता था आपका परोक्षा। वही इमीडिएट को कहा जाता था अपरोक्षा। मीडिएट का मतलब क्या होता था? मीडिएट का मतलब होता था वो नॉलेज जो हम लोग को किसी के थ्रू मिलता है। किसी के थ्रू हम लोग को जो नॉलेज मिलता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इंसान हो, किसी एक मीडिएट का मतलब ही यही होता है समवन थ्रू, कि किसी के थ्रू हम लोग को जो नॉलेज मिलता है उसी को कहा जाता था मीडिएट। और इमीडिएट का मतलब ये होता था कि किसी के थ्रू हम लोग को नॉलेज नहीं मिलता है, अपने से जो नॉलेज हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता था इमीडिएट काइंड ऑफ नॉलेज, और इसे कहा जाता था अपरोक्षा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इमीडिएट काइंड ऑफ नॉलेज या फिर अपरोक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इमीडिएट काइंड ऑफ नॉलेज जो है उसे फिर से तीन प्रकार में डिवाइड किया जाता था। पहला था आपका अवधि। अवधि का मतलब होता था इंटरनल नॉलेज, जो हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता था, मतलब किसी के बारे में। मान लीजिए आप किसी और के बारे में देख सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि महाभारत के टाइम पे एक जन था जो महाभारत की लड़ाई देख पाता था। मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, आपको किसी को याद आ रहा है तो आप प्लीज लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसे अब इजी तरीके से समझाओ तो मान लीजिए आप यहाँ पर है दिल्ली में, तो दिल्ली में रह के आप तमिलनाडु में क्या हो रहा है, कन्याकुमारी में क्या हो रहा है, इसका जब आप नॉलेज रख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं अपने अंतर्दृष्टि से, इसी को कहा जाता है आपका अवधि। दूसरा है आपका महान प्रयाण। महान प्रया, महान प्रया का मतलब है टेलीपैथी। मान लीजिए दो बंदे हैं, ए, यहां पर लिखता हूं ए और बी। टेलीपैथी में क्या होता है, महान प्रेया, मान लीजिए इसको महान प्रेया का नॉलेज है,
तो ये क्या कर सकता है, बी के दिमाग में जो चीज चल रही है, जो उसने बोला भी नहीं है, उसे वो समझ सकता है। इसे ही कहा जाता है टेलीपैथी। और अपने दिमाग से ही वो कोई इंफॉर्मेशन जो है बी को पहुंचा सकता है बिना कुछ बोले। तो यही हो गया आपका महान क्रिया। फिर लास्ट में आता है केवल जना। केवल जना क्या होता है, मान लीजिए जैनिज्म में जैसे होते थे तीर्थंकर, या हिंदुइज्म में हम महर्षि, अगर मुस्लिम्स का कहा जाए तो मौलवी, फिर आपका अगर सिख का देखा जाए तो महागुरु। तो ये वो लोग होते थे जिन्हें सब चीज के बारे में नॉलेज है और सब चीज इनके लिए साफ है। इनको पता है ये कब अपना मृत्यु त्याग करने वाले हैं, फिर कब तक जीने वाले हैं, दुनिया के किस जगह में क्या चीज हो रहा है, कौन चीज से उनको इफेक्ट पड़ेगा, ये सब जिसको पता है उन्हें कहा जाता था केवल जाना। केवल जाना का नॉलेज महान इंसानों को होता था। तीर्थंकर, महर्षि, मौलवी, महागुरु, इन सब महान इंसानों को जो भगवान के बहुत करीब जा चुके हैं उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे बोला जाता है आपका केवल जाना। फिर देखेंगे मीडिएट नॉलेज के बारे में, ये आपका सेकंड हो जाएगा। इससे पहले हम लोग ने इमीडिएट नॉलेज के बारे में पढ़ा था, फिर पढ़ेंगे मीडिएट नॉलेज के बारे में। मीडिएट नॉलेज अगर कहा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता था माटी और दूसरा होता था आपका सूता। तो ये मीडिएट नॉलेज किसी के थ्रू हम लोग को मिलना। तो मीडिएट नॉलेज का पहला माटी में हम लोग को 5 सेंसेस के थ्रू नॉलेज मिलता था। 5 सेंसेस क्या थे हम लोग, जैसे आपका टच हो गया, फिर आपका सी हो गया, ये सब जो 5 सेंसेस के थ्रू किसी चीज के थ्रू हम लोग को नॉलेज मिलता है उसे कहा जाता था माटी। और श्रुता क्या होता था, हम लोग को जब किसी एल्डर से या फिर अपने टीचर से कुछ चीज सीखने के लिए मिलता था उसे कहा जाता था श्रुता। श्रुता इज फ्रॉम ऑथोरिटी। जैसे कि आपके हो गए टीचर या फिर एल्डर्स, इनसे जब हम लोग को कुछ सीखने के लिए मिलता था तब उसे कहा जाता था क्या, तब उसे कहा जाता था श्रुता। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कौन से 5 चीजें है जो मीडिएट नॉलेज के अंडर आती है। तो पहली है आपकी स्मृति। तो स्मृति की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब होता है कोई भी वैलिड नॉलेज रहना, मतलब जो नॉलेज आप लोग को मिल रहा है वो पहले से वैलिडेट होना चाहिए, उसी को कहा जाता है स्मृति। जैसे कि आपकी वैलिड नॉलेज क्या हो जाएगा, जैसे वाटर इज लिक्विड। अब ये आपको प्रूफ नहीं करना होगा, ये पहले से ये एक नॉलेज है जो आपको पता चल रहा है, तो वो हो जाता है आपका स्मृति। फिर आता है प्रतिभजना। ये क्या होता है, रिकॉग्निशन। जब आप किसी चीज को देख के पहचानते हो तब उससे जो नॉलेज मिलता है उसे कहते हैं प्रतिभिजना। मान लीजिए आपने एक बिल्ला देखा और बिल्ले को देख के आपको समझ में आया कि ये एनिमल है, तो ये जो नॉलेज मिला कि ये एनिमल है, उस नॉलेज को कहा जाता है प्रतिभजना। फिर नॉलेज आया आपका तर्का। जो आप किसी से बात करते हो और बात करने के बाद आप कोई लॉजिक लगाते हो तो उसे ही कहा जाता है तर्का। मान लीजिए कोई 2 सेंटेंसेस है, पहला सेंटेंस है आपका टॉम इज अ कैट, दूसरा सेंटेंस है आपका ऑल। मैं बस ये सोच रहा हूं जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो परेशान हो गए इस एग्जाम्पल से।
तो फिर से आते हैं इस एग्जाम्पल पे, टॉम इज अ कैट, ऑल कैट्स लाइक फिश। अब इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो टॉम लाइक्स, तो ये लॉजिक से हम लोग जब कोई नॉलेज अटेन करते हैं कि टॉम जो है उसको मछली पसंद है, हम लोग जब कोई नॉलेज अटेन करते हैं तब उससे कहा जाता है आपका तर्का। फिर आ गया आपका अनुमान। अनुमान तो हम लोग ने पहले ही बताया था, वही सेम चीज है। अनुमान की किसी चीज को देख के जब हम लोग समझते हैं, जैसे आप अगर सुबह को बाहर निकलिएगा और रास्ते सब भीगे होंगे, मिट्टी सब भीगी होगी, तो आपको पता चलेगा कि कल रात को बारिश हुआ था, इसलिए सुबह को मिट्टी भीगी हुई है। तो इसे कहा जाता है आपका अनुमान। फिर आ गया आपका अगमा। अगमा क्या होता है? वर्ड्स ऑफ रिलायबल पीपल। मान लीजिए आपके टीचर या फिर एल्डर्स जब आपको कुछ सिखाते हैं तो आप उन पे भरोसा करते हैं, तो वही हो गए रिलायबल पर्सन। उनसे जो नॉलेज मिलता है उसे कहा जाता है अगमा। आई नो ये जैनिज्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, तो एक बार चार्ट बना के इसको देख लेते हैं। ये पहले चैप्टर का चार्ट आ गया, पर इसको चेक कर लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के बारे में अगर बात किया जाए तो वो मानते हैं नॉलेज दो प्रकार से लोग पाते हैं। एक प्रकार है आपका इमीडिएट, इमीडिएट, और दूसरा प्रकार है आपका मीडिएट। पहले तो ये चार्ट अपने कॉपी में बना लीजिए और फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इमीडिएट को कहा जाता है आपका अपरोक्ष, अपरोक्ष, और मीडिएट को कहा जाता है आपका परोक्ष। अब इमीडिएट अगर बात किया जाए तो इमीडिएट आपका तीन प्रकार के नॉलेज होते हैं। पहला है आपका अवधि, दूसरा है आपका मन, और तीसरा है आपका केवल। केवल जाना। अगर मीडिएट के बारे में देखा जाए तो मीडिएट में आपके दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक है आपका माटी, और दूसरा है आपका सूता। अब इस माटी और श्रुता के नॉलेज को अटेन करने के लिए हमारे पास 5 सोर्सेस होते हैं। पहला सोर्स क्या है हम लोग का? स्मृति। दूसरा क्या है हम लोग का? प्रत्यभिजन। प्रत्य, तीसरा है हम लोग का तर्क। चौथा है हम लोग का अनुमान। और पांचवा है आपका अगम। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा,
कहाँ लिखो, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर ये हो गया आपका 5वां, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर इसको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जैनिज्म है, जैनिज्म स्कूल ऑफ थॉट में जैनिज्म के नॉलेज अटेंड करने का 2 प्रकार है। एक है आपका इमीडिएट और एक है आपका मीडिएट। इमीडिएट में क्या होता है, इसमें आपका खुद से नॉलेज गेन किया जाता है, और मीडिएट में क्या होता है, थ्रू समथिंग, कि किसी और के तरफ से हम लोग को नॉलेज गेन किया जाता है। तो ये हो गया मीडिएट और इमीडिएट। इमीडिएट को कहा जाता है अपरोक्षा। अब इमीडिएट के आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है, आपको जो डायरेक्ट नॉलेज मिलता है, आपको दूर का व्यक्ति का भी ज्ञान होता है, वही होता है आपका डायरेक्ट नॉलेज। महान प्रिया में क्या होता है, महान प्रिया में आपको टेलीपैथी की पावर मिलती है कि दूसरे के ब्रेन में क्या चल रहा है, अपने ब्रेन से उसके ब्रेन पे आप मैसेज भी भेज सकते हो। इसी को कहा जाता है आपका टेलीपैथी। फिर अगर आए केवल्य जाना में, केवल्य जाना में आपको पूरा पावर मिल जाता है, मतलब आप सर्वज्ञानी इंसान बन जाते हो। तो ये होता है केवल्य जाना, मतलब अभी क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला, सब चीज का आपको ज्ञान हो जाता है, और उसी को कहा जाता है केवल्य जाना ज्ञान। अब देखेंगे मीडिएट ज्ञान के बारे में। मीडिएट ज्ञान के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले आता है माटी। तो माटी क्या होता है, जो हमारे 5 सेंसेस है उनसे जो हम लोग ज्ञान लेते हैं उन्हें कहा जाता है माटी। और श्रुता क्या होता है, जो हम लोग अपने एल्डर्स या फिर टीचर्स से ज्ञान रिसीव करते हैं थ्रू हियरिंग, उसी को कहा जाता है आपका श्रुता। अब इन 2 ज्ञानों को, माटी और श्रुता को रिसीव करने का 5 तरीके हैं। पहला है आपका स्मृति, जो पहले से वैलिड नॉलेज है, जो पहले से प्रूवन है, उसे जानना या फिर उस एजुकेशन को रिसीव करना। फिर है आपका प्रतिभा जाना। प्रतिभा जाना में क्या होता है, आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हो, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना। फिर आता है आपका तड़का। तड़का का मतलब आपको पता ही होगा कि हम लोग जब लॉजिक से कोई चीज सीखते हैं उसे कहा जाता है तड़का। फिर आता है आपका अनुमान। अनुमान तो हम लोग ने सीखा ही है कि वो होता है इन्फरेंस, कि किसी घटना को देख के आप जब उसकी पहले की घटना या फिर उसके बाद की घटना को समझते हो, उसी को कहा जाता है अनुमान। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दूं कि आप आसमान में देख रहे हो बहुत सारे बादल है, तो आप अनुमान लगाओगे कि 1 घंटे बाद यहाँ पर बारिश होगी, तो वही है आपका अनुमान। और लास्ट में है आपका अगमा। जब आप कोई भरोसे के पर्सन पे, भरोसे वाले के पर्सन कोई भरोसेमंद इंसान के बात सुनते हो और वहां से जो आपके नॉलेज मिलता है उसी को कहा जाता है अगमा। तो ये हो गया आपका जैनिज्म। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। अब लास्ट चलते हैं, जो कि आपके बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म स्कूल में आपके 4 हिस्से हैं, मतलब बुद्धिज्म के जो स्कूल थे वो 4 हिस्से में डिवाइड हो गए थे। पहला है आपका योगाकारा। योगाकारा कौन स्कूल थे, जो मानते थे मेनली कि योगा के प्रैक्टिस करने में, योगा और मेडिटेशन ये सब के प्रैक्टिस करने में जो स्कूल मेनली डिवोटेड था उन्हें कहा जाता था योगाकारा। फिर था आपका मध्यमिका।
मध्यमिका था आपका मिडिल पाथ। जो स्कूल आपके बुद्धिज्म में मिडिल पाथ आपके गौतम बुद्ध ने सिखाया था। अकॉर्डिंग टू मिडिल पाथ हम लोग को कोई भी चीज ज्यादा, बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमेशा ये मध्यम मार्ग लेना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उसी को कहा जाता है मिडिल पाथ। तो ये जो स्कूल प्रैक्टिस करवाता था वो था आपका मध्यमिका। फिर है आपका सौत्रानिका। सौत्रानिका स्कूल में बुद्धिज्म के जितने भी किताब होते थे गौतम बुद्ध के बारे में, या फिर जितने महान ऋषि होते थे बुद्धिज्म के, वो सब जो किताब लिखते थे उनके बारे में पढ़ाया जाता था। वो थे आपके सौतंत्रिका। और लास्ट में आता है आपका वैभिषिका स्कूल। वैभिषिका स्कूल को नॉलेज आपके दो प्रकार से मिलते थे। इसको जो नॉलेज था वो सब मिलता था दो प्रकार से। एक था आपका प्रत्यक्ष और दूसरा था आपका अनुमान। तो इसके नॉलेज जो है दो प्रकार से मिलते थे। एक प्रत्यक्ष जो क्या सामने दिखाई दे रहा है, और दूसरा है अनुमान। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि एक चीज को देख के आप उसके इफेक्ट, एक कॉज को देख के आप उसका इफेक्ट समझते हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अगर दूं, कॉज क्या होगा? कॉज होगा कि सॉइल आपका भीगा हुआ है, तो उसका इफेक्ट क्या है कि रेन हुआ था पहले। फिर यहाँ पर अगर देखें कॉज क्या है, कॉज है आपके बादल, आसमान में बहुत सारे घने बादल है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वहां पर बारिश होगा। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में जो रिलेशन बनाता है वही है आपका अनुमान। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्कूल वाज हेट्रोडॉक्स। अब हेट्रोडॉक्स का मतलब था आपको पता ही होगा, हेट्रोडॉक्स वही होता है अनऑर्थोडॉक्स या फिर जो नास्तिक स्कूल होते थे। तो विच ऑफ द स्कूल वाज हेट्रोडॉक्स? पहला ऑप्शन है न्याय फिलोसफी, दूसरा ऑप्शन है आपका वैशिष्ट फिलोसफी, ऑप्शन सी है आपका चार्वाका, या फिर ऑप्शन डी है आपका पूर्व मीमांसा। तो आई होप इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे और ऑप्शंस में कमेंट में आप लोग देंगे। अगर आप खाली ऑप्शन मत दीजिएगा, जैसे आपने लिख दिया ए बी या सी डी, ऐसे मत लिखिएगा, उसके बाद उसका आंसर भी लिखिएगा। विच ऑफ द स्कूल वाज हेट्रोडॉक्स? न्याय, वैशिष्ट, चार्वाका, पूर्व। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद हम लोग प्रमाणांश के बारे में देखेंगे।